हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जब भी किचन में काम करती एक कांच का बर्तन खुद ब खुद गिर कर टूट जाता और अम्मा बहुत गुस्सा करती। जब एक रोज़ अम्मा ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो डर गईं और फौरन पीर साहब को बुलाया। उन्होंने घर देखा तो डर गए और बोले, 14वीं के चांद में अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर छत पर बिठा देना, वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। अम्मा डर गईं और उन्होंने पीर साहब की बात पर अमल किया। मैं छत पर दुल्हन बनी बैठी थी कि मेरा जिस्म लरस गया जब मेरे घूंघट को उठाते एक जिनजात ने, मेरा नाम नूर है, मैं अपने माँ बाप की एक बेटी थी। अम्मा अब्बा दोनों ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा कोई और भी भाई बहन होता जिसके साथ मैं खेलती, मस्ती करती और बोलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बहन भाई की कमी ज़रूर थी। बहन भाई इंसान के वो दोस्त होते हैं जिनसे वो अपने दिल की बातें कह सकता है, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। इस चीज़ का अम्मा को भी अच्छी तरह से एहसास था, इसीलिए वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करती थीं और एक दोस्त की तरह मुझसे बातें किया करती थी। अब्बा अपने काम की वजह से मसरूफ़ रहते और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे मुझे, और ना ही मैंने कभी उनसे इस चीज़ की कभी कोई शिकायत की थी। लेकिन रात को घर वापस आया करते थे तो सबसे पहले मुझे देखा करते, इसके बाद कोई और काम करते थे। जिस दिन मैं उनको नज़र न आती तो वो परेशान हो जाया करते। मेरी अम्मा, जो कि मेरे अब्बा की दूसरी बीवी थी और मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा कि जिससे ये लगता कि वो मेरी सौतेली माँ थी। उन्होंने हमेशा सगी माँ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत की और इसी तरह मेरा ख्याल रखा था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बा ने उनसे शादी की थी। शुरू में बचपन में मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि वो मेरी असल माँ नहीं है। ये बात मुझे बड़े होने पर मालूम हुई थी, और शायद बड़े होने पर भी अम्मा और अब्बा दोनों में से कोई मुझे ये बात कभी न बताता, लेकिन मेरी पुप्पो ने ये बात मुझे बता दी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए। अब्बा मुझे ये बात कभी भी नहीं बताना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बात मुझे पता चलती, लेकिन मेरी पुप्पो की मेरी अम्मा से कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी, और जाने किस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सच मुझे बता दिया। वो सच उन्होंने पिछले कई सालों से मुझसे छुपा कर रखा था। उन्होंने मुझे बता दिया था, उनकी बात का मैं कभी यकीन न करती, लेकिन उन्होंने अब्बा के सामने ये बात कही थी और अब्बा से कहा था कि वो मुझे पूरा सच बताएं कि ये झूठ नहीं थी, जबकि अब्बा को इस बात का एतराफ़ करना पड़ा था और उन्होंने मान लिया था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है। उनसे मेरे अब्बा ने बाद में शादी की थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जिस दिन मुझे ये सबसे बड़ा सच मालूम हुआ, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में कोई भी आपको धोखा दे सकता है, और वो भी इस तरह से कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। मैं अम्मा अब्बा से नाराज़ रही कि उन्होंने ये सच मुझसे क्यों छुपाया था, जबकि उनका कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाती कि माँ मेरी सौतेली माँ है, और ना चाहते हुए भी मैं अम्मा से नफ़रत करने लगती और हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता। अब्बा का कहना था कि मेरी माँ लाख मुझसे मोहब्बत कर लेती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात रह जाती कि वो मेरी सगी माँ नहीं है, और शायद उनसे इतनी मोहब्बत न करती जितनी कि मैं अब उनसे करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई थी, क्योंकि वक्त लगा था मुझे इतनी बड़ी हकीकत कबूल करने में, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने इसको कबूल कर लिया। जो भी था, जैसे भी था, मैंने बचपन से उनको अपना समझा था और उन्होंने भी बचपन से ही मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार किया। एक बात थी कि वो मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और ना ही कभी मुझ पर यह बात जाहिर होने दी थी कि वो मेरे अब्बा की दूसरी बीवी है। मेरी पुप्पो ने जिस मकसद के लिए ये बात कही थी वो तो पूरा ना हुआ था। वो हमारे घर में दरार डालना चाहती थी और अम्मा को तकलीफ देना चाहती थी, मुझे दूर करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनका ये इरादा था कि इतना बड़ा सच जाने के बाद मैं शायद दोबारा कभी उनसे बात नहीं करूंगी। ये शायद उनको लेकर मेरे दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके धोखे को भी इंसान कबूल ही कर लेता है, और जिनसे मोहब्बत होती है इंसान की हर गलती और कोताही को माफ़ करने की सलाहियत रखता है और माफ़ भी कर देता है। लेकिन ये बात शायद मेरी पुप्पो नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। वो खुदगर्ज औरत थी, इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था। उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा था, अपने मफाद के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे कि उनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए थे। यही वजह थी कि अब्बा उनको कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे और ना ही कभी उनके घर जाते थे, जबकि वो अपना हक समझकर हमारे घर आया करती थी। ये बात जानते हुए भी कि अब्बा को उनका यहाँ आना इतना पसंद नहीं, लेकिन उनका ये कहना होता कि ये उनके बाप
बाप का घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। और फिर अब्बा इस बात पर आकर खामोश रहा करते थे। उन्होंने कभी उनको घर आने से मना नहीं किया था, लेकिन उनकी हरकतों और आदतों की वजह से वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। सिर्फ इनको समझाने की कोशिश किया करते थे कि वो ये सब ना किया करें जो वो करती हैं, लेकिन उनका ये कहना होता था कि वो सीधी और खरी बात करने की आदी हैं, उनसे दोगलापन नहीं होता। जबकि जिसे वो दोगलापन समझती थी, हकीकत में वो एहसास था जो कि उनके अंदर नहीं पाया जाता था। हकीकत में उनको रिश्ते निभाने नहीं आते थे। वो खुद को खरा कहती, जबकि ऐसा नहीं था। वो जुबान की तेज थी। हकीकत ये थी कि वो अपने सामने किसी और को ना तो बर्दाश्त करती थी और ना ही वो इतना ज़र्फ रखती थी। आज से पहले कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली थी कि मैं अपनी सगी माँ के बारे में सोचने लगी थी कि वो किस तरह की होगी और कैसी दिखती होगी, क्योंकि हमारे घर में कभी उनका जिक्र नहीं हुआ था और ना ही कभी मैंने उनकी कोई चीज़ या फिर कोई तस्वीर देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें देखूं, उनकी चीज़ें देखूं, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश रहती कि कहीं मेरा इस तरह से कहना मेरी अम्मा को दुख ना दे दे। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत की है और मेरी बहुत ख्याल रखा है। अब मैं इसका जिक्र कर दूं जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत साल पहले चली गई थी, तो कहीं उनका जिक्र मेरी माँ मेरे बाबा को परेशान न कर दे, इनको ऐसा न लगे कि मैं उनसे दूर हो रही हूँ। आजकल अक्सर मैं यही बात सोचा करती थी कि आखिर इनकी कोई बात तो ऐसी होगी या इनकी कोई ऐसी चीज़ होगी जो इनकी मौजूदगी का एहसास हो, जो इनके होने की एक निशानी हो। और फिर एक दिन इसी सोच के तहत मैंने अब्बा से पूछ लिया था कि अगर मामा की कोई भी तस्वीर उनके पास मौजूद है तो मुझे दिखा दें कि मैं उनको देखना चाहती हूँ कि वो कैसी थी। अब्बा का कहना था कि इस वक्त तस्वीरों का इतना दौर नहीं था जितना कि आजकल है। इस वक्त लोग बहुत कम तस्वीरें बनाया करते थे। मेरी अम्मा को तस्वीरें बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, इसीलिए उन्होंने कभी कोई तस्वीर नहीं बनाई थी। उनका कहना था कि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। अब्बा कहते थे कि अगर मुझे अपनी माँ को देखना है तो मैं खुद को देख लूँ, मेरे जैसी थी, या यूँ कहा जाए कि मैं उनके जैसी हूँ तो गलत नहीं होगा। अब्बा का कहना था कि मेरी माँ मेरी तरह खूबसूरत थी। ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ अब्बा ही खूबसूरत कहा करते थे, बल्कि मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही समझती थी और माँ के अलावा बाकी लोग भी मुझे खूबसूरत कहते थे। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैं थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था और ना ही कभी इस बात पर गौर किया था कि बनाने वाले ने मुझे अच्छी शक्ल सूरत दी थी। वो तो सबको ही बहुत खूबसूरत बनाता है, इसकी बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन ये हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों को ही खूबसूरत कहते हैं या फिर उनको खूबसूरत कहते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है। मेरा ये मानना है कि हर इंसान में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो उसे खूबसूरत बनाती है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इसको पहचानने की होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रंग साफ़ है तो वो इंसान खूबसूरत कहलाएगा। खूबसूरती की बहुत सारी इलामात होती हैं और बहुत सारी वजह होती हैं जो हमें खूबसूरत बनाती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमारा इखलाक होता है, हमारे बोलने का अंदाज़ होता है। हमारे अल्फाज वही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमें बहुत अच्छा भी बना सकते हैं और बहुत बुरा भी बना सकते हैं। असल खूबसूरती इंसान का रवैया है जो हम दूसरों के साथ रखते हैं और जो कि कुछ लोगों का बहुत ही बुरा और ख़राब होता है, जैसा कि मेरी पुप्पो का था। खैर, मुझे उनके रवैये से कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने काम से काम रखती थी। मैं कभी भी ख़ानदान में ज़्यादा नहीं जाती थी। किसी भी शादी वगैरह के फंक्शन पे मैं नहीं जाया करती थी, जबकि अम्मा अब्बा तो मुझसे ये कहते थे कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन मैं जाने से इनकार कर दिया करती। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं उनके साथ उनकी खुशी के लिए किसी शादी पर चली जाती, वो भी सिर्फ और सिर्फ अब्बा के कहने पर। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। मैं पढ़ाई करने के साथ साथ घर के काम भी किया करती थी। अम्मा का कहना था कि वो मुझे सब कुछ सिखाना चाहती हैं ताकि कोई ये ना कहे कि उनकी बेटी को कुछ नहीं आता। वो मेरे साथ भी मोहब्बत और नरमी से पेश आती थी। कभी कभार मुझ पर गुस्सा कर जाया करती, लेकिन उनके गुस्से में भी कहीं ना कहीं प्यार होता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे था और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। उनका कहना था कि पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों को घरदारी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है और ये एक माँ का फ़र्ज़ नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी को हर चीज़ सिखाए ताकि ससुराल में कोई भी इसको बात ना कर सके। उन्होंने मुझे सारे काम सिखाए हुए थे। खाना बनाना मुझे अच्छी तरह से आने लगा था और अक्सर घर में मैं ही खाना बनाने लगी थी। मेरी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। पूरे ख़ानदान वाले उनके खाने की तारीफ़ करते थे और वैसा भी खाना उन्होंने मुझे बनाना भी सिखा दिया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आम घरों में होता है कि अचानक से बड़ी पुप्पो ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उनका रिश्ता मांगने की देर थी कि मेरे अब्बा को शदीद गुस्सा आ गया। मुझे और अम्मा को ये बात समझ नहीं आई थी।
کہ آخر اس میں اتنا شدید غصہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ یہ ایک عام سی بات تھی، اگر انہوں نے یہ بات کر دی تھی اور ابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی تو وہ انکار کر سکتے تھے، لیکن اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ میری اماں کا کہنا تھا کہ ابا کو ایک نہ ایک دن تو میری شادی کرنی ہوگی، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، جبکہ ابا کہتے تھے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے اور نہ ہی اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میری شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو وہ خود سے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ انہوں نے ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگلی بار کوئی بھی رشتہ آئے تو اماں ابا سے بات کیے بغیر ہی انکار کر دیا کریں، جبکہ اماں کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا ایسا کیوں کر رہے تھے، بلکہ اچھا تھا کہ وہ میری شادی جلدی کر دیتے۔ اس میں ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے ابا گھر آئے رشتے ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، یہ بات تو نہ اماں کو سمجھ میں آئی اور نہ ہی مجھے سمجھ میں آئی تھی۔ میری شادی کے نام پر انہیں شدید غصہ آ جایا کرتا تھا۔ اماں کو مجھے یہ لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور میں ان کی ایک ہی اولاد تھی، اس لیے وہ میرے دور جانے کے تصور سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے غصہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اس طرح غصہ کرنے سے کیا ہونا تھا، ایک دن تو مجھے اپنے گھر جانا ہی تھا۔ ایسے میں ابا کے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ ان کو اپنے آپ کو سمجھانا تھا، اس بات کے لیے تیار کرنا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کو خود سے دور کرنا ہے۔ میری اماں ان سے جب بھی یہ بات کہتی تو وہ اس بارے میں سوچیں، لیکن ابا کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ کسی صورت بھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے، وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے اور سب سے دور، سب سے بچا کر رکھیں گے۔ پہلے تو اماں ابا کی ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی، لیکن اب جب کہ کوئی رشتہ آتا اور اماں ان سے بات کرتی تو ایسے ہی کرتے تھے اور یہ بات ان کو پریشان کرنے لگی۔ آخر کب تک اسی طرح چلتا رہتا؟ اماں کا کہنا تھا کہ ابا کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں ان کی بیٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے پورا کرنا تھا، وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، ایک دن میری شادی کر کے مجھے میرے گھر بھیج ہی دیں گے۔ 2 سال میں بہت سارے ایسے رشتے آئے تھے جہاں سے ابا نے انکار کر دیا۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اچانک سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں۔ میں جب بھی کچن میں کام کرتی تو ایک کانچ کا برتن خود بخود گر کے ٹوٹ جاتا۔ کچھ دن اسی طرح ہوتا رہا اور کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ جب اماں نے مجھے اس بات پر ڈانٹا تھا، مجھ پر غصہ کیا تھا کہ آج کل میرا دھیان کہاں رہتا ہے جو کہ اس طرح سے روز کوئی نہ کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب میں ان سے یہ کہتی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، برتن خود بخود ٹوٹتے ہیں، اماں میری بات سن کر حیران ہوئی۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں خود کو بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بول رہی ہوں کہ برتن خود بخود ٹوٹتے ہیں، جبکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں خود اس بات پر حیران تھی کہ برتن خود بخود کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایسا ایک نہیں بلکہ روز ہوتا تھا۔ اسی وقت ہوتا تھا جس وقت میں کچن میں کام کرتی تھی، جبکہ ماں کام کرتی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اماں مجھ پر اس بات پر غصہ کرتی تھی اور میں روز یہی کہا کرتی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب ایک روز یہ منظر اماں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ڈر گئی، لیکن انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا جو ان کے ڈر کی وجہ بنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا ایسا صرف مجھے لگتا تھا۔ یہ لگتا تھا کہ شاید میں ان برتنوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کچھ سوچنے لگی تھی، اس لیے مجھے ایسا لگتا تھا کہ گھر میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں ہو رہا تھا کیونکہ میری اماں کو بھی ایسا ہی محسوس ہونے لگا۔ جب انہوں نے پیر صاحب کو گھر پر بلایا تھا، پیر صاحب گھر پر آئے اور انہوں نے پورے گھر کو دیکھا۔ انہوں نے ہر کمرے میں جا کر گھر کو دیکھا تھا اور جب وہ چھت سے ہو کر نیچے آئے تو ان کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ پیر صاحب بہت خوفزدہ سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ 14ویں کے چاند میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر چھت پر بٹھا دینا، ورنہ تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ ہمارے گھر رکے نہیں اور فوراً چلے گئے، جبکہ اماں ان سے پوچھتی رہی تھیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے اور ہمارے گھر میں انہیں ایسا کیا محسوس ہوا جو کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، اس سب کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا کہیں گے کہ اگر میری امی میری زندگی چاہتی ہیں تو 14ویں کے چاند میں دلہن بنا کر مجھے چھت پر بٹھا دیں۔ پیر صاحب ہمارے گھر سے ہو کر چلے گئے تھے، مگر ان کی کہی ہوئی بات نے اماں کو پریشان کر کے رکھ دیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں ابا سے بات کرتی ہیں، لیکن پھر ان کو یہی لگتا تھا کہ ابا ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ اور فریب ہے، سب کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اماں کو پیر صاحب کی ساری باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ وہ میری زندگی کے ساتھ کوئی بھی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھیں۔ ابا سے انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
और इसी तरह दिन गुजरने लगे थे कि जब वो दिन आ गया जिस दिन पीर साहब के कहने के मुताबिक अम्मा को मुझे दुल्हन के रूप में छत पर बिठाना था। अम्मा ने अब्बा से इस बारे में कोई बात नहीं की थी कि वो जानती थी कि अब्बा सब कुछ सुनकर उन्हें ऐसा करने से रोक देंगे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो कहीं पीर साहब की बात सच ना हो जाए, वो अपनी बेटी को न खो दें। यही सब कुछ सोचते उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया था, छत पे ले जाकर बैठा दिया था। उनका कहना था कि छत घर का ही हिस्सा है और ऐसे में मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, वो नीचे ही हैं। उन्होंने मुझे समझाया था कि कुछ देर की बात है, इसके बाद वो मुझे खुद नीचे ले जाएंगे। अम्मा की बात मानते हुए मैं छत पर आ तो गई थी, लेकिन मुझे खौफ महसूस हो रहा था। छत पर बिल्कुल अंधेरा था, वो सर्दियों का मौसम था। इस मौसम में सब लोग अपने अपने घरों में हुआ करते थे, कोई भी अपनी छत पर मौजूद नहीं था सवाए मेरे। ऊपर से जिस तरह मुझे तैयार किया गया था दुल्हन के रूप में छत पर बैठना बहुत अजीब बात थी, फिर उसके साथ खौफनाक भी। अभी मुझे यहाँ आकर बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब ये देखकर मेरा जिस्म लरस गया कि मेरे घूंघट को उठाते एक जिनजात ने मेरा चेहरा ऊपर किया था और मुझे देखने लगा था। वो जिस तरह से छत पर आया था वो अचानक से मेरे सामने आ गया था, जिससे मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं था। मेरा घूंघट उठाकर वहीं पर मेरे सामने बैठ गया। उसका कहना था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात है। और अगली बात जो उसने कही थी उसने मेरे रहे सहे होश भी उड़ा दिए, क्योंकि उसका कहना था कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुई थी कि मेरी शादी कब इसके साथ हुई थी और ये क्या कह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसका कहना था कि ये शादी उस वक्त हुई जब मेरी पहली माँ जिंदा थी, उनकी मौजूदगी में ये शादी हुई थी। यही वजह थी कि मेरे अब्बा किसी और से मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बा भी ये राज जानते थे। इस जिनजात का कहना था कि मेरे अब्बा और उन लोगों के दरमियान ये बात तय हुई थी कि जैसे ही मैं 20 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे उनके साथ भेज देंगे। वो मुझे आज सिर्फ ये बताने आया था कि मुझे सब कुछ सच पता चल जाए और मैं इस बात के लिए खुद को तैयार कर लूं कि मुझे अपने घर जाना है। मुझे उसकी किसी बात का यकीन नहीं था। इसका कहना था कि इस वक्त वो जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो मुझे लेने के लिए आएगा। अभी सिर्फ वो मुझे सच बताने और देखना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे छत पर बुलाया था। लेकिन कुछ दिनों तक वो मुझे लेने के लिए आएगा और फिर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। इतना कहकर वो अचानक चला गया। वो कहाँ गया था और किस तरफ गया था मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा था। मेरे देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने वो इस तरह से गायब हुआ था जैसे कभी मेरे नज़रों के सामने था ही नहीं। मैं फौरन से छत से नीचे भाग गई। मुझे छत से नीचे आता देखकर मेरी माँ भी मेरे पीछे ही चली आई थी। मुझे इस कदर घबराया हुआ देखकर वो परेशान हो गई थी। मुझसे पूछने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं इतनी डर गई थी। जब मैंने उन्हें सारी बात तफसील से बताई, इस बात को सुनकर वो भी हैरान थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि अब्बा सब कुछ जानते थे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि बचपन में ही मेरी शादी कर दी गई, और अगर ऐसा था भी तो उन्होंने मेरी शादी एक जिनजात से कैसे कर दी। वो किसी इंसान से भी तो मेरी शादी कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा राज था जिससे मैं और अम्मा बिल्कुल अनजान थी, लेकिन अब्बा इस हकीकत को अच्छी तरह से जानते थे और अब अब्बा से पूछने का वक्त आ गया था। इस जिनजात का कहना था कि वो कुछ ही दिनों में आकर मुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा, जबकि मैं उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहती थी। मुझे तो ये एहसास ही खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था कि मेरी शादी किसी जिनजात से बहुत पहले ही हो चुकी थी। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। वो रात जैसे तैसे गुजर गई थी। अम्मा का कहना था कि वो सुबह इस बारे में अब्बा से ज़रूर बात करेंगी। वैसा ही हुआ। सुबह होते ही माँ ने अब्बा से इस बारे में पूछा था और उनको घर में होने वाले पिछले सारे वाक़े तफसील से बताए थे, जिसे सुनकर वो खामोश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर ये बात हमें पता चल गई है तो हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त शादी के लिए आ जाएंगे। जबकि मैं और माँ इस बात पर हैरान थे कि ये शादी कब और कैसे हुई थी। अब्बा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब्बा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो तो मुझे खुद से कभी दूर भेजने का सोच भी नहीं सकते, तो मुझे कैसे किसी ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां वो खुद कभी न जा सकते हो। इतना तो हम लोगों को मालूम था कि अब्बा सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बताना चाहते थे। हमने उनसे पूछा था और उनको सारा सच बताने पर मजबूर किया था। जब उनका कहना था कि ये बात उन्होंने सारी ज़िंदगी अम्मा से मुझसे छुपा कर रखी थी कि उन्होंने बचपन में ही मेरी शादी एक जिनजात से कर दी थी। ये सब उन्होंने मेरी अम्मा के कहने पर किया था, मेरी सगी माँ के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया।
ابا ان کا کہنا تھا کہ میں اکثر ان سے یہ سوال پوچھا کرتی تھی کہ میری ماں کون تھی، تو آج وہ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر دیں کہ میری سگی ماں کون تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری سگی ماں ایک جن زادی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ جس جگہ کام کرتے تھے وہاں پر ان کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ان کو ایسی چیزوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا، وہ ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آس پاس ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی ایسی کوئی چیز محسوس کی تھی، اس لیے وہ اتنا ڈرتے نہیں تھے اور رات کی ڈیوٹی آرام سے کر لیتے تھے، جبکہ کوئی اور دوسرا رات کی ڈیوٹی کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رات میں یہاں پر ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ وہ اس کام پر نئے نئے گئے تھے اور وہ ایسی چیزوں سے ڈرتے بھی نہیں تھے، اور ویسے بھی رات کی ڈیوٹی کی دن کی ڈیوٹی سے زیادہ پیسے ملتے تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ دن میں وہ کوئی اور کام کر لیں گے تو کیوں نہ رات کا کام وہ کر لیں۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے اس جگہ رات کی ڈیوٹی کرنی شروع کر دی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے علاوہ بھی اس جگہ کوئی اور موجود تھا، جبکہ وہ جگہ بالکل خالی اور ویران تھی، دور دور تک وہاں کوئی انسان موجود نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک دن ابا کی ملاقات ایک جن زادی سے ہوئی۔ پہلی نظر میں ہی وہ ابا کو بہت اچھی لگی، ان کو بھی ابا بہت پسند آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابا کو وہاں سے ڈرا کر نہیں بھگایا تھا، پھر وہاں جو بھی آتا تھا وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا تھا، لیکن ابا نہیں گئے تھے، اور ابا کی یہی بہادری ان کو سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ انہوں نے ابا سے شادی کا کہا، اس پر ابا مان گئے اور انہوں نے اس جنزادی سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ میں تھی، اور اسی وقت میری ماں کی خواہش پر میری شادی بھی ایک جنزاد سے کر دی گئی۔ میری ماں مجھے بچپن سے ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے ان کی نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھا۔ ابا دوبارہ کسی سے دوسری شادی نہ کرتے، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے تھے تو ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اماں سے شادی کر لی تھی، اور ان سے یہی کہا تھا کہ زندگی میں مجھے یہ بات کبھی معلوم نہ ہو کہ میری سوتیلی ماں ہے، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس بات سے پریشان ہوں، میں دکھی ہوں۔ میری سگی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سارا سچ میرے سامنے آئے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری سگی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو میں ان کے بارے میں ابا سے پوچھوں گی تو اس وقت ابا کیا بتائیں گے کہ میری سگی ماں ایک جنزادی تھی۔ وہ مجھے یہ سچ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی کر کے میری یہ شادی بھی ختم کروا دیں گے اور کسی اور سے میری شادی کر دیں گے، لیکن اب جب کہ یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری ماں ایک جنزادی تھی، اس لیے میری شادی کسی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ میری شادی ایک جن ذات سے ہی ہوگی جو کہ بہت بہت پہلے ہی میرے بچپن میں ہو چکی تھی، اور مجھے اسے قبول کرنا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کہیں بہت دور ان سے لے کر نہیں جائیں گے، میں جب چاہے ان سے مل سکوں گی، جب چاہے میں ان کے پاس آ سکوں گی، لیکن اب مجھے اپنے گھر جانا ہوگا اور مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ سارا سچ سننے کے بعد میں اور اماں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے۔ اماں کو سب سے زیادہ فکر میری تھی کہ میں کس طرح ایک جنزاد کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور اس معاملے میں انہوں نے ابا سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسے روک دیں۔ ابا کا کہنا تھا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ سب پہلے سے طے ہو چکا ہے، ویسا ہی ہوگا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی جنزاد کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں، انہوں نے بھی میری ماں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور جو وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا بہت اچھا گزارا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بھی اس سے عادت ہو گئی ہے۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے، بہت خوش رکھے گا۔ اس بات کا انہیں پورا یقین تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس نے 20 سال میرا انتظار کیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت انہوں نے یہ بات شرط رکھی تھی کہ جب تک میری بیٹی 20 سال کی نہیں ہوگی تب تک شادی کا نام بھی نہیں لیں گے اور کبھی میری بیٹی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ آج سے پہلے میری زندگی میں کوئی دخل نہیں دیا، کبھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ ابا کا کہنا تھا کہ جب وہ میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو کیسے مجھے ساری زندگی خوش نہیں رکھیں گے۔ سننے میں
में ये बात इतनी अजीब लगती थी, हकीकत में भी थी, और फिर इस तरह शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अब्बा ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। मैं चाहकर भी अपने अब्बा को इनकार नहीं कर पाई थी। मैं इस शादी के लिए मान गई थी, ये जानते हुए कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये लगता था कि मैं इन लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती और कुछ ही अरसे में मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब्बा ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो जिनजात मेरा बहुत ख्याल रखता। जितना लोग मुझे खूबसूरत कहते थे वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर कोई भी उसे पसंद कर सकता था। उसे देखकर मैं सोचती थी कि किसी ने खूबसूरती देखनी हो तो उसे देख सकता है। इतना खूबसूरत था कि अगर एक दफ़ा कोई इसे देखने लगे तो शायद उसे देखता ही रहे। लेकिन ये भी हकीकत थी कि सब लोग उसे नहीं देख सकते थे। उसे मैं देख सकती थी या फिर वो लोग उसे देख सकते थे जिनके सामने वो जाना चाहता था। इसके अलावा कोई उसे उसकी मर्जी के बगैर नहीं देख सकता था। अब्बा की बात सच थी, वो मुझसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता था। वो कुछ वक्त लगा था कि मैं उसके साथ खुश रहने लगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कौन था और वो क्या था, बस वो मेरा था, मुझसे मोहब्बत करता था और यही मेरे लिए काफ़ी था। इसके अलावा ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी और ना ही मैं कुछ और चाहती थी। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। मैं अपने अम्मा अब्बा से मिलने जाया करती थी और बहुत खुशी खुशी अब्बा हमारा इस्तकबाल किया करते थे। वो मेरी अम्मा ने भी सारी चीज़ों को कबूल कर लिया और वो भी इस बात को लेकर खुश थी कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश है और माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखकर ही खुश रहते हैं। जहाँ पर उनके बच्चों को खुशी मिलती है वहीं पर उनको अपनी खुशी महसूस होती है। मैं उनसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई। मेरा जब दिल करता मैं उनसे मिलने आ जाया करती थी। यही बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की थी कि मेरे माँ बाप मुझसे दूर नहीं थे।